नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक का जिसका नाम है सैयद वंश। तो दोस्तों हम देखेंगे सैयद वंश के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले तो हम क्या कर ले, कैसे क्या क्या इनके बारे में जो बातें रही उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सैयद वंश ने 37 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक शासन किया था। कब से कब तक? 1414 से 1451 तक सैयद वंश के शासकों ने शासन किया था। टोटल कितने वर्षों तक शासन किया था? 37 वर्षों तक शासन किया था। रूल्ड फॉर 37 ईयर्स। 37 वर्षों तक शासन किया था। इसमें आप देखेंगे 4 शासकों ने शासन किया था। कितने शासकों ने? 4 शासकों ने शासन किया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है इनके सीक्वेंस लगाने के लिए। पहला जो शासक है जिसका नाम है खिज्र खां। खिज्र खां ये क्या है? सैयद वंश का संस्थापक है। दूसरा जो इसका शासक है जिसका नाम है मुबारक खां। क्या है? मुबारक खां इसका नाम था, लेकिन इसने क्या किया है? मुबारक शाह की उपाधि धारण करके शासन किया है। तो दूसरा शासक कौन होगा? मुबारक शाह। तीसरा है मोहम्मद शाह। क्या है? मोहम्मद शाह ये तीसरा शासक है। और चौथा शासक जो है जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। तो मतलब आपने देखा कि इस राजवंश में कितने वर्षों तक शासन किया था? 37 वर्षों तक। इसके शासक कौन कौन है? खिज्र खां, मुबारक खां और मोहम्मद शाह एवं अलाउद्दीन आलम शाह। मतलब इन 4 शासकों ने इस राजवंश में शासन किया। टोटल कितने वर्षों तक? 37 ईयर्स तक शासन किया था या रूल्ड किया था। इसमें आप देखेंगे कि खिज्र खां ने, किसने? खिज्र खां ने दौलत खां, किसको? दौलत खां को पराजित करके, किसको? पराजित करके क्या किया था? सैयद वंश की स्थापना की थी। क्या किया था? दौलत खां को दिल्ली के सिंहासन से हटाकर क्या किया था? खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन हो गया? खिज्र खां हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। और इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे बार बार पूछा गया, तो हमें यह पता होना चाहिए कौन कौन है। तो पहला कौन है? खिज्र खां, दूसरा है मुबारक शाह, तीसरा है मोहम्मद शाह और चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। हम बात करते हैं अब खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां ने किसको हटाकर शासन सत्ता को संभाला था? दौलत खां को हटाकर यह कार्य किया था। यह घटना कब हुई थी? 1414 को हुई थी। तुगलक वंश के पतन के पश्चात खिज्र खां ने क्या किया था? एक नया राजवंश स्थापित किया था जिसे सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है। सैयद वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक शासन किया था। सैयद वंश के शासकों ने स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताया है। क्या बताया है? स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज बताया है। क्योंकि इनके पूर्वज क्या है? क्योंकि इनके पूर्वज कहां के रहने वाले थे? अरब देश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अरब देश के रहने वाले थे। और ये कहां पर आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं और यहीं पर क्या होते हैं? बस जाते हैं। इसलिए क्या बताते हैं आपको? अपने आप को स्वयं को मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ है? 570 ईस्वी में। कहां पर? मक्का में हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई है? 632 ईस्वी में हुई थी। और उन्होंने मक्का से जब मदीना गए थे, कब? 622 ईस्वी में। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर का आधार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं खिज्र खां ने क्या किया था? दौलत खां को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना की थी। लिखिएगा, सैयद वंश के शासक, सैयद वंश के शासक अपने आप को मोहम्मद साहब का वंशज बताते हैं।
खिज्र खां के पूर्वज अरब के रहने वाले थे। ये भारत आकर बस गए। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? खिज्र खां के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे? अरब के रहने वाले थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? मलिक सुलेमान। क्या था? खिज्र खां के पिता का नाम क्या था? मलिक सुलेमान था। और ये लोग क्या करते हैं? तुगलकों की सेवा में आकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने उसे कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन होगा क्या? 1396 ईस्वी में सारंग खां ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और विद्रोह करने के पश्चात खिज्र खां को क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। क्या किया था? खिज्र खां को बंदी बना लिया था। लेकिन वो कैसे भी क्या करता है? अपने आप को बचा लेता है। बचा लेने के पश्चात वो किसकी सेवा में चला जाता है? तैमूर की सेवा में चला जाता है। भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन कर रहा था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासन कर रहा था जब उसने आक्रमण किया था। तो होगा क्या कि जब वो जीत लेगा भारत में, तो क्या करेगा? जीतने के पश्चात जब वो वापस आने लगेगा तो क्या करेगा? मुल्तान, लाहौर, मुल्तान, पंजाब और दीपालपुर का क्या करेगा? गवर्नर या सूबेदार किसे नियुक्त कर देता है? खिज्र खां को नियुक्त कर देता है। इसके पश्चात क्या होता है? 1414 तक, जब तक उसकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती है, तब तक शांतिपूर्वक वहीं से शासन कर रहा होता है। लेकिन होगा क्या कि नसरुद्दीन महमूद शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उस स्थिति में जाता है ये दौलत खां को हटाकर क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम खिज्र खां मलिक सुलेमान का पुत्र था। तेरह सौ 96 ईस्वी में सारंग खां ने खिज्र खां को बंदी बनाया। खिज्र खां बच के भाग गया। उसके पश्चात खिज्र खां तैमूर की सेवा में चला गया। नेक्स्ट, तैमूर ने भारत के जीते हुए क्षेत्रों एरिया का रिप्रेजेंटेटिव, क्षेत्रों का प्रतिनिधि खिज्र खां को नियुक्त किया। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब ये ध्यान रखना है कि खिज्र खां को तैमूर ने कहाँ का प्रतिनिधि घोषित किया था।
तो ये भी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या पता एग्जामिनर के दिमाग में क्या बन जाए और क्या आपसे पूछ ले। तो लिखिएगा तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब मुल्तान एवं दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। तो ये तो रहा इसका पीछे का बैकग्राउंड जिसके बारे में आपको जानते हैं। सैयद वंश का जो संस्थापक है खिज्र खां जब शासक बनता है तो ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, स्वयं को क्या कहता है, रैयत ए आला कहता है या रैयत ए आला की टाइटल रखता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि इसने अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित नहीं किया था। वो किसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से शासन कर रहा था। उसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़ा था। तो ये चीज भी हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट कि खिज्र खां किसके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। और इसने क्या किया है, सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की है, उसके जगह पे क्या है, स्वयं को रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रखता है या स्वयं को क्या कहता है, रैयत ए आला या रैयत ए आला की टाइटल रखता है। तो ये हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो खिज्र खां ने धारण की थी। तो लिखिएगा खिज्र खां शासक बनने पर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, स्वयं को रैयत ए आला कहता है। खिज्र खां ने तैमूर के उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। कहते हैं कि ये क्या करता था, शाहरुख को खिज्र खां शाहरुख को वार्षिक कर भी देता था, तो ये स्थिति थी किसकी, खिज्र खां की। ये जो किसको कहते, खुद को क्या कहते थे, पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं और चीजों के बारे में। मैंने आपको क्या बताया कि खिज्र खां इसको शाहरुख को क्या करता था, वार्षिक कर देता था और खुतबे में किसका नाम पढ़वाया, शाहरुख का नाम पढ़वाया। और कहते हैं कि इसने जो सिक्के चलवाए थे उसमें पूर्ववर्ती तुगलक शासकों के नाम ही चलने दिए, कोई और नाम नहीं अंकित करवाया। तो लिखेंगे शाहरुख ने
खिज्र खां ने शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाया। तो दोस्तों ये कोई काम वाम का शासक नहीं था, ये फालतू की चीजों पे ही उलझा रहा। इसने कितने समय तक शासन किया था? 1414 से 1481। कब? 1414 से 1421 तक इसने शासन किया था। इसके समय में दो प्रमुख विद्रोह हुए थे। एक था गुजरात के शाह ने। किसने? गुजरात के शाह ने विद्रोह किया था। गुजरात के शाह ने विद्रोह कब किया था? 1416 में किया था यह विद्रोह। जब क्या होता है, गुजरात का शाह इसकी तरफ बढ़ रहा था तो खिज्र खां भी किसकी तरफ जाने शुरू कर देता है? गुजरात के शाह की ओर जाना शुरू कर देता है। तो क्या हो जाता है, गुजरात का शाह वापस चला जाता है और इस तरीके से ये पहला जो विद्रोह था, जो इंपॉर्टेंट तरीके से ये क्या हो जाता है, इसका पतन हो जाता है। फिर क्या देखते हैं आप कि गुजरात का गवर्नर हो गया, उसके पश्चात बदायूं के गवर्नर। किसने? बदायूं के सूबेदार। बदायूं कहाँ है? यूपी। बदायूं के सूबेदार महावत खां, सूबेदार महावत खां ने कब विद्रोह किया है? ने विद्रोह किया। कब? 1416 में। कब? 1416 में ही क्या किया था? विद्रोह किया था। और इस विद्रोह में कहते हैं कि खिज्र खां के अमीर भी उसके साथ थे। कौन थे? खिज्र खां के अमीर भी उसके साथ थे। जब यह अभियान के लिए गया बदायूं, तो क्या होता है कि ये इसको जीत नहीं पाता है। कौन? खिज्र खां इसको जीत नहीं पाता, क्योंकि जब अमीर ही उसके सहयोगी हैं और वही इसको भी सहयोग कर रहा है। किसको? खिज्र खां को। तो कैसे इस युद्ध को जीता जा सकता है? तो क्या शांतिपूर्वक क्या होता है, खिज्र खां वापस लौट आता है और जब पता करवाता है कौन कौन विद्रोही अमीर था, उनको क्या करवाता है, रात को खाने के लिए आमंत्रित करवाता है। और जब रात को वो खाने को आते हैं तो वह उनकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। तो इस तरीके से इसका भी क्या करता है, वह स्वयं निष्कर्ष निकालता है। ये रही हमारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट देखें तो 1421 में। कब? 1421 में मेवातियों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। किसने किया था? मेवातियों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और उसका दमन किसने कर दिया था? खिज्र खां ने कर दिया था। तो मेवातियों का विद्रोह करके जब वो कहाँ रहा था, ग्वालियर से होते हुए, कहाँ पे? ग्वालियर होते हुए क्या कर रहा था, इटावा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? इटावा पहुंचा था। और इटावा से कहाँ पहुंच जा रहा था? दिल्ली की तरफ जा रहा था। तभी किसकी मृत्यु हो जाती है? खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। फिर ध्यान रखने वाली बात है कि मेवातियों के दमन के बाद ही क्या होती है, खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खिज्र खां की कब्र कहाँ है, तो खिज्र खां का मकबरा या कब्र कहाँ है, तो वो है करनाल हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा मेवातियों का विद्रोह, इस विद्रोह को दबाने के पश्चात दिल्ली आते समय खिज्र खां की मृत्यु हो जाती। इसे लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया दोस्तों। जैसे अभी मैंने बोल दिया था कि खिज्र खां का मकबरा कहाँ है, करनाल में है। करनाल में नहीं है, सोनीपत में है। सोनीपत भी कहाँ है? हरियाणा में ही है। होता है कभी कभी कि आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, निकल कुछ और जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा खिज्र खां का मकबरा, खिज्र खां का मकबरा सोनीपत हरियाणा में स्थित।
हरियाणा में स्थित। ठीक है, हमने बात की खिज्र खां के बारे में। उनके समय में गुजरात का आक्रमण, गुजरात में विद्रोह हुआ था कब? 1316 में, 1416 में हुआ था। और क्या हुआ था? हाँ, गुजरात में भी। और नेक्स्ट हमने बात की थी कि किसका विद्रोह हुआ था? बदायूं के सूबेदार ने भी कब किया था? 1416 में विद्रोह किया था। और क्या होता है अंत समय में 1421 में किसने विद्रोह किया था? मेवातियों ने विद्रोह किया था। और उसी विद्रोह के दमन के पश्चात किसकी मृत्यु हो जाती है? खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिज्र खां का वजीर कौन था? क्या पूछा जा सकता है? खिज्र खां का वजीर कौन था? तो ताज उल मुल्क थे। तो लिखिएगा खिज्र खां के वजीर, खिज्र खां के वजीर, खिज्र खां के वजीर ताज उल मुल्क थे। ताज उल मुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक को खिज्र खां की वसीयत कहा जाता है? तो उसे ध्यान रखना है। तो खिज्र खां की पुस्तक, खिज्र खां की पुस्तक दायर ए जब्बात, दरार ए जब्बात, जब्बत उनकी खिज्र खां की उनकी वसीयत थी, उनकी वसीयत। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या होनी चाहिए? पता नहीं, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया दोस्त। एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, तारीख फरिश्ता। क्या है? तारीख फरिश्ता ने खिज्र खां के बारे में बताया है कि लोग उसके शासनकाल में, किसके? खिज्र खां के शासनकाल में संतुष्ट थे। क्या है? तारीख फरिश्ता में सैयद वंश के शासक खिज्र खां के बारे में बताया गया है कि उसके काल में लोग संतुष्ट थे। क्या थे? संतुष्ट और प्रसन्न थे। अतः जवान और बूढ़ों ने, क्या है? जवान और बूढ़ों ने, गुलाम और आजाद ने, सभी ने क्या है? काले कपड़े पहनकर उसकी मृत्यु का पर क्या मनाया था? शोक मनाया था। तो लिखिएगा तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, तारीख फरिश्ता में सैयद वंश के शासक खिज्र खां के बारे में बताया गया है कि उसके शासनकाल में सभी प्रसन्न एवं खुशहाल थे। प्रसन्न एवं खुशहाल थे। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात बूढ़े जवान, गुलाम एवं आजाद, बूढ़े जवान, गुलाम, आजाद सभी ने काले कपड़े
पहनकर पहनकर उसकी मृत्यु का शोक मनाया था। शोक मनाया। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन दोस्तों कहाँ पूछा गया है, नेट में पूछा गया है कि किसके शासन मृत्यु पर ऐसा कार्य हुआ था। तो ये चीजें हमें क्या होना चाहिए, पता हो चाहिए। तो लिख लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है, हो गया। अब हम बात करें तो इसके पश्चात कौन शासक बनता है। तो इसके पश्चात सैयद वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम क्या था, मुबारक खां था, जो किसका पुत्र था, खिज्र खां का ही पुत्र था। उसके मरने मतलब कि खिज्र खां ने अपने मरने से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, मुबारक खां को नियुक्त किया था। मुबारक खां क्या है, मुबारक खां बहुत थोड़ा सा योग्य व्यक्ति था। कैसा था, योग्य व्यक्ति था। उसके समय में जो विद्रोह हो रहे थे उसका क्या किया था, उसने दमन किया था। दूसरी चीज होगा क्या, इसके समय मुबारक खां के समय में जो वजीर होगा वो क्या करेगा, उसे उस पद में क्या करेगा, कमी करेगा उसके अधिकारों के। तो इसी कारण उस समय जो वजीर था जिसका नाम था सरवर उल मुल्क, क्या था, सरवर उल मुल्क, उसी ने क्या करवा दिया था, मुबारक शाह की हत्या करवा दी थी। क्यों, क्योंकि उसके राजस्व संबंधी क्या किए थे, अधिकार छीने गए थे। यमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने मुबारक नगर की स्थापना की थी। तो मुबारक शाह के बारे में बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें यह जानना है कि खिज्र खां ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, मुबारक खां को नियुक्त किया था। और मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की थी, मुबारक शाह की उपाधि धारण करके शासन संचालन शुरू किया था। और योग्यता पूर्वक उसने क्या किया था, विद्रोहों का दमन करने का कार्य किया था। तत्पश्चात होगा क्या कि उसके वजीर क्या है, उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने, जिसका उसने क्या किया था, राजस्व संबंधी अधिकार घटा दिया था, उसी ने क्या कर दिया था, उसकी हत्या करवा दी थी। तो तत्पश्चात सरवर उल मुल्क का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो लिखेगा मुबारक शाह, मुबारक खां, है ना। मुबारक खां का जो टाइम पीरियड है, मुबारक खां, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1421 से 34। कितना है, 1421 से 34। 34 में क्या हो जाती है, इसकी हत्या होती है। तो लिखिएगा मुबारक खिज्र खां ने मृत्यु के पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी मुबारक खां को नियुक्त किया इसने स्वयं का खुतबा पढ़वाया। मतलब कि ये, इसके पहले इसका पिता कौन था, शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था, लेकिन ये क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, अपने नाम का क्या करता है, खुतबा पढ़वाता है। और क्या करो, खुतबा पढ़वाए एवं अपने सिक्के चलवाए, ठीक है। नेक्स्ट, इसने अपने समय में हो रहे विद्रोहों को समाप्त किया। किसने किया, मुबारक खां ने शासन किया, नियुक्त किया था। इसमें एक चीज और लिख लेना, इसने किया था, इसने मुबारक शाह की उपाधि, इसने मुबारक शाह की
उपाधि धर्म। ठीक है, इस चीज को हमें देखना है। क्या क्या था, इसने अपने समय में हो रहे विद्रोहों का क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। हाँ, अपने समय का क्या किया था, इसने विद्रोह का दमन किया था। लेकिन इस विद्रोह को दमन करने के लिए उसने नीति क्या अपनाई थी कि क्या होता था, जब कोई लंबे समय तक अपने क्षेत्र पर क्या कर रहा था, शासन कर रहा होगा, तो वो क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। तो मुबारक खान ने क्या किया कार्य कि जो अमीर जहां से शासन कर रहा था उसका क्या कर रहा था, बार बार स्थानांतरण कर रहा था। जब स्थायित्व होगा ही नहीं तो वो विद्रोह नहीं कर पाएगा। तो लिखिएगा, इसने विद्रोहों के दमन के लिए अमीरों का स्थानांतरण करता रहा। नेक्स्ट, वजीर सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करवा दी। कब, 1334। कब, 1434 में। यह कार्य कब हुआ था, 1334 में हुआ था। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। हत्या हो गई। हत्या का कारण क्या था, उसने वजीर के राजस्व संबंधी अधिकार क्या करे थे, छीने थे। क्या क्या था, राजस्व संबंधी अधिकार छीनने के कारण उसकी हत्या हुई थी। तो लिखिएगा, वजीर ने हत्या का कारण, लिखते हैं हत्या का कारण। लिखिएगा, वजीर से राजस्व संबंधी अधिकार छीने थे। अधिकार मुबारक शाह ने छीने थे। इसलिए क्या होता है, उसकी क्या होती है, हत्या होती है। तारीख मुबारक शाही क्या है, मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह ने क्या दिया था, संरक्षण दिया था। तो लिखिएगा, तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। एक काम और क्या किया था, एक नगर का स्थापना की थी। कौन सा, मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। किस पे, यमुना नदी के तट पर। लिखिएगा, यमुना नदी के तट पर मुबारक शाह ने मुबारकबाद नगर की स्थापना की। तो दोस्तों इसे क्या करो, लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों हम क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंधेला हो जाएगा तो होगा दिक्कत। तो इसलिए हम क्या करते हैं, खिस्र वंश, सैयद वंश के शासकों के दो और जो शासक है उसके बारे में हम क्या करते हैं, कल बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।